हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हमारी चर्चा हो रही है दोस्तों। कुछ वीडियो बन चुके हैं, कुछ वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक जानकारी और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी पुस्तकें हैं दोस्तों, तो इनसे कोई भी फैक्ट जो इसमें इनमें लिखा हुआ होता है, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में मान्य होता है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, एनसीईआरटी से लिया गया फैक्ट कभी खारिज नहीं करती, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता दें दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको सभी प्रकार की सभी प्रकार के विषयों की एनसीईआरटी मिलेंगी दोस्तों, और सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर, एनसीईआरटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर बनी रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय का अध्याय 2, ठीक है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ये थोड़ी सी जानकारी दी जाती है कक्षा 6 के छात्रों को समझाने के लिए, और उनको बेसिक ज्ञान मतलब बढ़ाने के लिए, उनके बेसिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। कौन पढ़ चुका होगा बच्चा? 6 का, कक्षा 6 का छात्र, ठीक है, उस बच्चे से कह रहे हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये सभी जानते हैं। और जो कक्षा 6 का छात्र होता है वो शायद नहीं जानता, तो उसे बताया जा रहा है, ठीक है। गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है। तो किसी गेंद को लो या फुटबॉल को लो, या कोई गोलाकार आकृति वाली कोई चीज़ हो जो मतलब बीच में ठोस हो, यानी बॉल ही कह सकते हैं, बॉल या फुटबॉल, उसको बीच से ऊपर से थोड़ा दबा दिया जाए, इस तरह से मतलब उसका आकार हो जाता है। उस तरह से पृथ्वी का आकार है, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो दोस्तों, बच्चे से कह रहे हैं कि ग्लोब को देखिए, ग्लोब को देखकर आप पृथ्वी की स्थिति और पृथ्वी का आकार समझ सकते हैं, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ग्लोब जो होता है ना, पृथ्वी का लघु यानी कि छोटा सा नमूना, यानी छोटा सा रूप है, ठीक है, और लेकिन वास्तविक है। मतलब उसमें जो उसका आकार, देश में उसमें देश विदेश, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, नाली, जो कुछ भी दिया जाता है ना, द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, तो वो उसी प्रकार दर्शाए गए हैं जिस प्रकार पृथ्वी पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ग्लोब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, गुब्बारे जैसा हो सकता है, उसमें हवा भी भर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो, है ना, और ज़रूरत नहीं है तो हवा निकाल कर आप मतलब उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये ग्लोब के आकार हैं, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि यही बता रहे हैं, ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। पॉकेट ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे वाली ग्लोब भी होते हैं। तो यही बता रहे हैं, जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी कि इसे उसी दिशा में घुमाया जा सकता है जैसे कि कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ग्लोब ऐसा नहीं होता कि वो घूमे ना, नहीं, बिना घूमे ग्लोब नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो मतलब पृथ्वी पर जो नदियाँ, महासागर, सागर, है ना, और महाद्वीप, पर्वत, पठार, जो भूखंड होते हैं, और जो अलग अलग वो होते हैं ना आकार की स्थितियाँ, अलग अलग देश जो अपनी अपनी अलग स्थिति पर हैं, वो सब उसी प्रकार दिखाए जाते हैं जिस तरह पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई अगर गोल चीज़ ले लीजिए, बॉल, फुटबॉल, उस पर पृथ्वी को दर्शाए तो ये बहुत कठिन होगा।
इसीलिए ग्लोब की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो बता रहे हैं अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, जिसके लिए कि हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसे ही किसी मतलब गोल चीज़ को लेकर उस पर पृथ्वी का आकार बताना थोड़ा कठिन होगा कि ये देश, ये महाद्वीप, ये नदी, ये पहाड़, ये महासागर, ये यहाँ है, ये बताना बहुत कठिन होगा। ठीक है, इसीलिए मतलब ग्लोब की सहायता ली और उस पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है, और जो बिंदुएं होती हैं उनकी भी सहायता ली जाती है। ठीक है, तो बोल रहे आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। तो वही बता रहे हैं जो ग्लोब में जो सुई होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, एक सुई होती है बीच से भी, उसके ग्लोब के बीचों बीच निकली होती है, उस पर टिकी रहती है जो ग्लोब। तो उस सुई को क्या कहते हैं, अक्ष। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी कि नीचे से निकलती है सुई और ऊपर निकलती है, उस सुई को मतलब वो सुई के दोनों सिरों को ध्रुव कहा जाता है। तो एक को उत्तरी ध्रुव और एक को दक्षिण ध्रुव, यानी कि ऊपर जो बिंदु मतलब जहाँ से नीचे से जो सुई निकल घुसती है ना, नीचे से निकलती है, मतलब सॉरी, नीचे से जो सुई घुसती है ना ग्लोब में, उसको दक्षिणी ध्रुव, और जो ऊपर निकलती है सुई, ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल बात है, सामान्य बातें हैं, जिसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं करना, इस सामान्य भाषा में आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ग्लोब को इस सुई के चारों ओर और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसको आप समझिए कि जो ग्लोब होता है ना, उसे पृथ्वी की तरह ही घुमाया जाता है। पृथ्वी घूमती है तभी दिन रात होते हैं ना, तो पृथ्वी की भांति घुमाया जाता है। और किस दिशा में घुमाया जाता है, तो ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी कोई मतलब आपको पूछ दे कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो शायद आप ना बता पाते, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना बता पाते, लेकिन जानकारियाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई रेखा नहीं होती। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो उसमें बीच से सुई निकली हुई होती है, तो इसमें पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। ठीक है, जो ग्लोब को साधने के लिए बनाई जाती है ना, वो तो उसमें मतलब सुई डाली जाती है बीच से, वो पृथ्वी ग्लोब को साधने के लिए बनाई जाती है। वो पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा मतलब सुई नहीं होती। ठीक है, अब आगे कह रही है यह अपनी अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्वतः मतलब अपनी आप उसमें उसको किसी सुई की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो अंतरिक्ष में जहाँ पर जो मतलब सूर्य, तारे हैं ना, और अन्य ग्रह हैं, तो वहाँ पर जो पृथ्वी है ना, स्वतः घूमती है, किसी मतलब चीज़ की सहायता से नहीं। उसको सिर्फ ग्रेविटी फोर्स घूमने में मदद करता है, और उसके यानी जो फोर्स जो सूर्य की बल होती है उन और अंतरिक्ष में जो बल काम करते हैं उनकी सहायता से घूमती है। ठीक है, ना कि कोई सुई की सहायता से। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें। ठीक है, बच्चों को समझाएं, और बच्चे भी समझदार होते हैं तो इस तरह से समझ जाते हैं। ठीक है, पहले जो दोस्तों कल्पना की जाती थी, विचार व्यक्त किए जाते थे, बातें फैलाई जाती थी कि सिंह सर्प के ऊपर रखी है पृथ्वी, कभी कोई कहता था गाय के सिर पर रखी है, सींगों की सहायता से टिकी है। तो ये दोस्तों मिथक है, आप ये बिल्कुल भ्रम और भ्रांतियाँ ना फैलाएं, बच्चों को इस दूषित मानसिकता से बिल्कुल दूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी दो बराबर भागों में बांटती है, किसको, पृथ्वी को। इसे विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है। यानी किसी तरबूज को ले और बीचों बीच से काट दें। ठीक है, तो जो बीचों बीच से कटेगा तो मतलब या उस पर एक काली मार्कर से रेखा खींच दे चारों तरफ, तो वो होगी क्या, विषुवतीय वृत्त। ठीक है, आप देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ठीक है,
इस प्रकार विषुवती वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं जो विषुवती वृत्त है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है, ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विषुवती वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु विषुवतीय वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाओं में बराबर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांश दोस्तों हम बताएंगे, आगे इसमें चित्र दिया गया है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बताएंगे। विषुवतीय वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, चूँकि विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर की वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश या अंश का 1/4 यानी कि 90। इस 90 का अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना, इसकी 4 भागों में बांट दिया जाए इस तरह से, यहाँ दिखाया गया है। ये मैप है दोस्तों, और भी मैप है दोस्तों, ये इधर जो मैप है, ठीक है, तो इनकी सहायता से दोस्तों पृथ्वी को दिखाया जाता है। और भी मैप होंगे, कहीं नहीं है, ये जो दो मैप दिखाए गए हैं ये। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो बीचों बीच से पृथ्वी को काट दिया गया है, यानी कि विषुवतीय रेखा के द्वारा, तो उसके उत्तर में जो रेखाएं होती हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में जो रेखाएं होती हैं सभी दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब जैसे कि इधर दिखाया गया है, इस पे तो रेखाओं का नाम नहीं दिया गया, ये इधर बता रहे हैं। तो ये जो विषुवतीय वृत्त है ना दोस्तों, विषुवतीय वृत्त या विषुवतीय रेखा, इसको वृत्त ही कहेंगे कि मतलब एक बीचों बीच में है और इसका कोई सटीक नाम नहीं दिया गया, इसीलिए विषुवतीय व्रत कहते हैं दोस्तों। व्रत यानी कि आधा, विषुवत यानी बीचों बीच से। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समांतर रेखाओं का अक्षांश यानी कि कहा जाता है, तथा विषुवत व्रत की दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो कह रहे हैं दोस्तों कि प्रत्येक अक्षांश के माप की सभी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। यानी कि जो बच्चों को मतलब किसी को समझाने के लिए, बच्चों तो नहीं कह सकते, किसी को भी समझाने के लिए पढ़ाई में जो लोग पढ़ते हैं मैपिंग वगैरह, भूगोल वगैरह, तो उनको समझाने के लिए उसको लिखा जाता है कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो ये ऐसी जानकारी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखते, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। तो देशों की स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो बताते हैं ना, ऐसे कि यहाँ पे ऐसे बता दिया, जैसे कि मतलब यहाँ पे ऊपर की इधर साइड, यहाँ इस साइड में अमेरिका है, इसी साइड में यह उत्तरी 20 अक्षांश है। यहाँ पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर यानी कि शहर है कोई, तो मतलब एक बता देते हैं कि किसी रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका में होरिजोंटो जो देश हैं, जो मतलब
एक ही रेखा में, तो उनके बारे में चर्चा कर दी गई है, कोई खास जानकारी नहीं है। ठीक है, एक ही अक्षांश 20 अंश, हाँ हो गया। लेकिन चंद्रपुर विषुवती वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं लेबो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो समझ सकते हैं दोस्तों, एक ही रेखा पर तो है, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, दक्षिण और उत्तर। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 उ यानी उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो ओरिजेंटो 20 यानी दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चित्र 2.2 में 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवती वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। 2.2 ये बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2.2 इस चित्र के बारे में बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, 20 अक्षांश पर उत्तर में दक्षिण, तो ये है ना। तो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर मान के चलिए हमारा महाराष्ट्र में कोई ये 20 अक्षांश पर महाराष्ट्र का कोई शहर बता रहे हैं चंद्रपुर, वो है, और इधर 20 डिग्री पर ये अमेरिका का बेलो होरिजेंटो है। ठीक है, तो ये लेकिन क्या है, इसकी स्थिति उत्तर में, वो सॉरी दक्षिण में, और इसकी स्थिति उत्तर में। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश समानता रेखाएं। ठीक है, विषुवतीय वृत्त, आगे कह रहे हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश समानता रेखाएं। तो विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानता रेखाएं और भी हैं। तो उनके कह रहे हैं कि दोस्तों पृथ्वी पर ये जो बीच की जो विषुवतीय वृत्त रेखा है, इसके अलावा 4 रेखाएं और भी हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो कौन सी रेखाएं हैं वो 4, आप देखिए कि 4 रेखाएं, ये 4 रेखाएं बताई जा रही हैं कि हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है, 23.1/2 उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी हिस्से में, पृथ्वी के उत्तरी भाग में। ठीक है, विषुवतीय रेखा के उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा 23.1/2 मतलब उसका झुकाव बताया जा रहा है उसमें। ठीक है, और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उसकी भी स्थिति कहाँ है, 23.1/2 यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी भाग में। ठीक है, जो विषुवतीय रेखा का दक्षिणी भाग है उधर। ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, और विषुवतीय वृत्त है वो कहाँ है, उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर। ठीक है, उसकी स्थिति है 66.1/2। ठीक है, उसी प्रकार एक और है विषुवतीय रेखा के मतलब विषुवतीय रेखा की 66.1/2 डिग्री पे दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। ठीक है, तो ये रेखाएं हो गई दोस्तों पृथ्वी की बीच की रेखा के अलावा, किसके अलावा, विषुवतीय वृत्त के अलावा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नंबर 1 जो इसमें दी गई है वो रेखा यानी कि कर्क रेखा, और नंबर जो 3 दी गई है विषुवतीय वृत्त, ये दोनों हैं उत्तर में। और उसी प्रकार नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और विषुवतीय रेखा यानी कि नंबर 4 ये दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा देखिए आप, नंबर 1 और नंबर 3 उत्तर में, और नंबर 2 और नंबर 4 दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, तो ये है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया जाता है दोस्तों, आप एनसीईआरटी पर बनी रहिए और एनसीईआरटी का पूरा ज्ञान लीजिए और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में टॉप कीजिए। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो आगे कह रहे हैं दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो कह रहे हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है, यानी कि कर्क रेखा और जो मकर रेखा है वो विषुवतीय रेखा के बाद की जो रेखाएं हैं उत्तर में और दक्षिण में,
तो कर्क रेखा उत्तर में और मकर रेखा कहाँ है दोस्तों, दक्षिण में। तो उनके बीच में सूर्य एक बार होता है, यानी कि वर्ष में एक बार होता है, कहाँ पर, सिर के ऊपर, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आप दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ रहे हैं कि किस कारण इन क्षेत्रों को विषुवती वृत्त कहा जाता है। एक बार अगर आप ये पढ़ लें ना दोस्तों, तो आपको ये सारी पृथ्वी पर बनी हुई आकृतियाँ, रेखाएं मौके की याद हो जाएंगी दोस्तों, है ना। कहा जाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो कह रहे हैं कि दोस्तों इन दोनों रेखाओं के अलावा पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसमें सूर्य मतलब सिर के ऊपर हो, जहाँ के निवासियों के सिर के ऊपर हो, ठीक है। निवासी तो होंगे ही, पृथ्वी पर रह रहे हैं तो, है ना। आगे देखते हैं, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, यानी कि तिरछी पड़ेंगे ना, पृथ्वी का जैसा झुकाव है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ठीक है। तिरछी होती हैं क्या, होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो दोबारा देखिए क्या कह रहे हैं कि कर्क रेखा मतलब ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। उसका प्रभाव क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो दो लाइनें आती है ना, उस क्षेत्र में तापमान बिल्कुल मध्य रहता है ना। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो तापमान होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं, इसी वजह से शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है किस क्षेत्र को, कर्क रेखा के बाद कर्क रेखा के बाद उत्तर की जो लाइनें होती हैं, उस लाइन होती है उस क्षेत्र को, और मकर रेखा के बाद दक्षिण में जो लाइन होती है तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव तथा ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। तो अच्छे से समझिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षेत्र जिससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता। तो उसके बाद जो कर्क रेखा के बाद एक लाइन होती है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद का क्षेत्र, उस लाइन के बाद का क्षेत्र और दक्षिण ध्रुव में जो मकर रेखा होती है उस रेखा के बाद के क्षेत्र को मतलब क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। इस क्यों कहा जाता है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और वजह यहाँ सूर्य की जो तिरछी रेखाएं पड़ती हैं ना, जिससे ज़्यादा ऊपर नहीं आती, वो रेखाएं अधिक मात्रा में नहीं आती और वो सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँचती, धूप ज़्यादा नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। इसी कारण आप देखेंगे कि उन्हें शीतोष्ण भी मतलब शीतोष्ण नहीं, आगे देखेंगे शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। कटिबंध यानी कि कटिबंध दोस्तों एक मतलब शब्दावली है, मतलब आप आगे देखेंगे कटिबंध का मतलब होता है कि कमर पे बंधा हुआ बेल्ट, यानी कि बेल्ट भी कह सकते हैं। तो हम कमर पर बेल्ट बांध लेते हैं तो ये हमारे बीच के हिस्से को मतलब कंट्रोल करके रखता है। कटिबंध यानी कि बेल्ट, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हर बार में मतलब हर उसमें वो मतलब सब जो रेखा है उसके बाद कटिबंध शब्द जरूर लगा हुआ, क्योंकि वो एक मतलब माना हुआ शब्द है ना कटिबंध, ठीक है। आगे देखते हैं देशांतर। तो देशांतर क्या है दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। क्या आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि
ध्रुव को दक्षिण की ओर जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इस दिशा की दूरी कितनी है। तो कह रहे हैं कि देशांतर के बारे में बता रहे हैं कि किसी स्थान के बीच की दूरी और उनकी लोकेशन को जानने के लिए क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण होता है वो, ठीक है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इन रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। किस रेखा की, तो ये जो सीधी खड़ी रेखा है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 0, उसके बाद 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री उधर, 60 इधर, 60 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 120 इधर, 150 इधर और ये 80। तो ये पृथ्वी को मतलब लंबाई में काटती हैं ये रेखा, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी के हिसाब से, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी के हिसाब से देश की स्थिति नापी जा सकती है कि मतलब किसी रेखा पर मान के चलिए 0 डिग्री पर कोई 0 डिग्री वाली लकीर पर कोई देश है और फिर 30 डिग्री वाली रेखा पर कोई देश है, तो उनके बीच की दूरी नापेंगी तो इन रेखाओं की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों। इधर कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, कहती हैं इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। किन रेखाओं को, जो रेखा खींची गई हैं दोस्तों, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। इन रेखाओं को यामोत्तर रेखाएं भी कहती हैं, ठीक है। तो आगे और भी बताया गया है इसमें क्या क्या कहते हैं। तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं दोस्तों, दोबारा देखते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या कहने वाले हैं दोस्तों। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रेखा है ना, जो सीधी रेखा पृथ्वी पर खींच दी गई है, उनको अगर बीचों बीच से नापा जाए, कहाँ से, कि सीधी रेखा में, मतलब जो विषुवतीय वृत्त है ना, उस जगह से उन दोनों बीच की जो रेखाओं की दूरी नापी जाए, किनकी, ये जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की दूरी अगर विषुवतीय रेखा पर नापी जाएगी दोस्तों, तो ये सबसे अधिक होगी। और फिर कर्क रेखा पर नापी जाएगी तो कम हो जाएगी। और उसके बाद कर्क रेखा के बाद जो एक और लाइन बताई गई थी, उस पर नापी जाएगी तो और कम होगी। इसी क्रम में ये बढ़ती इधर आएगी ना दोस्तों। तो देखिए आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये रेखाएं मिल रही हैं, और अगर रेखाएं मिलेंगी तो इनके बीच की दूरी घटती जाएगी, है ना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ चुके हैं ना। अब आगे क्या कह रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। क्या कह रहे थे, बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ हो गया था। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा ही कि ध्रुवों पर बीच की दूरी कम हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। किस लिए हो गई, इसलिए हो गई कि ध्रुवों पर जो रेखाएं हैं ना, मिल चुकी हैं, और रेखाएं मिलने की वजह से उनके बीच की दूरी कम हो गई, ठीक है।
अब आगे कह रहे हैं कि जहाँ सभी रेखाओं सभी देशांतर ये यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है, ये मिल गई। इसमें ये मिली हुई दिखाई भी दे रही हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों हो चुका है ये, मतलब अब आगे क्या कह रहे हैं कि अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो 30 डिग्री 60 डिग्री जीरो वाली भी देख सकते हैं, 0 30 60 80 90 120 150 180, ये सभी जो रेखा है ना, इस तरफ भी इन सभी की लंबाई एक समान होती है, इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि जहाँ यामुत्तर से मिलती हैं, ठीक है, लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, इन्हें संख्या में गिना जाता है। तो ये संख्या में तो गिनेंगे ही दोस्तों कि कितनी है ना। तथा सभी देशों से निश्चित किया जाता है कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। तो कह रहे हैं कि दोस्तों ये 0 डिग्री है ना, इसी को ये इधर मान लिया गया है कि ये लंदन में जो वेधशाला बनी हुई है, ग्रीनविच जो स्थिति है, जो शहर है, जो जगह है, वहाँ से मतलब रेखाओं को वहाँ की जो रेखा है उसको 0 माना है, उस वहीं से ये दिखाया गया है कि 30 60 90 120 150, ठीक है, और 180, ठीक है। तो ये आगे क्या कह रहे हैं कि ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती घटती जाती है, एवं ध्रुवों में शून्य हो जाती है, जहाँ सभी वेधशालाएं हैं मतलब आपस में। ये दूर में पढ़ लिया था दोस्तों, सॉरी। आगे कह रहे थे ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटेन राज की वेधशाला स्थित है, ये से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है यहीं से। इस यामोत्तर को मुख्यतः यामोत्तर कहते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, यानी कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है। तो 0 देशांतर यही है, इसी के बारे में भी मैंने बताया कि इसको 0 डिग्री कहते हैं, और ये ग्रीनविच जगह है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे कहीं लंदन होगा, ठीक है, और ग्रीनविच नाम का शहर या देश मतलब शहरी होगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व पश्चिम के लिए इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा दक्षिण के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। कह रहे हैं कि 180 पूर्व वाला और 180 पश्चिम वाला एक ही यामोत्तर पर, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये देखिए, ये जो ग्रिड बता रहे हैं दोस्तों, इन ग्रिडों को देखो। ग्रिड बोले तो ये जो चौकोर आकृतियाँ, इनको ग्रिड को देखो। तो देख लिया हमने दोस्तों ग्रिड को क्या है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो कहने का यह बिंदु
धुबरी की सही स्थिति होगी। तो आप धुबरी जो असम का स्थान है वहाँ पे आपको उसकी जगह देखनी है। तो कैसे दिखेंगे दोस्तों, 26 डिग्री दिखेंगी। 26 डिग्री का होगा तो 20 और 40 के बीचों बीच में है ना। तो और उसके बाद वो 90 डिग्री दोस्तों, ये मैप थोड़ा, उसके बाद 90 26 उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी पूर्वी अक्षांश। तो आप इस तरह से मतलब पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आगे चल के दोस्तों देखेंगे कि हम आपको ये सब जानकारी और बेहतरीन तरीके से और डिटेल में देंगे। तो इसमें पहला दूसरा चैप्टर है तो उसमें एक मतलब और अधिक जानकारी नहीं दी गई, वरना बहुत तरीके से जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए बस दोस्तों, ठीक है। तो पहला दूसरा अध्याय है तो उसमें उस हिसाब से जानकारी दी जाती है। एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है कि उसमें दोस्तों एक क्रम से हर चीज़ बताई जाती है और बहुत ही तरीके से बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट को भड़काव और मतलब भटकाव पैदा ना हो। ठीक है, स्टूडेंट भड़क जाते हैं यार इसमें कुछ नहीं है और भटक जाते हैं कि इसमें यार नहीं है तो छोड़ो इसको, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज़ पर एक समान दूरी वाले क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ये दोस्तों ये कुछ नहीं है, समझने के लिए बताया जा रहा है बच्चों को, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे ये दोस्तों ये मैप दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे पीछे ये सब मतलब कुछ खास नहीं है मैप, इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये समय रेखा है दोस्तों। हम इसको एक वीडियो में अलग से लेके आएंगे, इसके समान समय का क्षेत्र। ठीक है, ये समय रेखा है तो इसके बारे में हम आपको एक मैपिंग का वीडियो हर क्लास का मैं बनाता हूँ, पूरा अध्याय उसकी मतलब किसी भी क्लास की कोई मतलब जो विषय होता है उसको समाप्त होने के बाद हम दोस्तों उसका कंप्लीट वीडियो बनाते हैं ताकि मैपिंग की समस्या दूर हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा या ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है, ये होता ही है। तो अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य की चार द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। तो जो गांव के लोग होते हैं ना दोस्तों, स्थानीय बता रहे हैं कि वो कभी ज़्यादा गांव के लोग तो नहीं कह सकते दोस्तों, एक गांव के लोगों में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा होता है और उन्हें इस चीज़ की जानकारी अच्छी होती है, इसलिए गांव का उदाहरण लिया मैंने। वैसे कोई ये नहीं कह रहा कि मतलब गांव के लोग मतलब कम समझदार होते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा समझदार होते हैं मतलब अन्य लोगों की तुलना में, क्योंकि और लोग घड़ियों का सहारा लेते हैं इस चीज़। लेकिन गांव के जो आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं ना, वो अनुमान देख मतलब चाँद की स्थिति, सूरज की स्थिति देखकर बता देते हैं कितना बजा है, और वो सटीक भी बता देते हैं कभी कभी तो। ठीक है, तो वो सब बता रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि स्थानीय लोग, ठीक है, तो वो बताते हैं स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। क्या कह रहे हैं, जो लोग वैसे ट्राइब्स में भी देखा जाए, आदिवासी क्षेत्रों में भी जो उपकरण की सहायता के बिना अनुमान लगा लेते हैं दोस्तों समय का, तो वो भी इसी प्रकार। तो कह रहे हैं कि सूर्य की परछाई जो क्या होती है मतलब उसकी स्थिति जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी। तो सूर्य मतलब जैसे पृथ्वी की चपटी है तो उसके हिसाब से उसकी स्थिति को भी बताया जाता है, उसकी सूर्य की स्थिति, यानी सूर्य दोपहर में सबसे ऊपर होता है तो सबसे नज़दीक होता है ना, क्योंकि बीच में चपटी है और ध्रुवों पर थोड़ी वैसी होती है कि मतलब दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामों तथा सूर्य जिस समय आकाश की सबसे ऊंची बिंदु पर होगा। कह रहे हैं ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश की सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय यामों तथा यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो कह रहे हैं कि जो जिस समय सूर्य मतलब कहाँ पे होगा कि यामोत्तर पर, ग्रीनविच वाली यामोत्तर पर, यानी कि मतलब ऊंचाई पर, तो उस समय मतलब स्थिति बनेगी
दोपहर की, ठीक है। और तो चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच की पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो आप समझिए दोस्तों क्या कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। और ग्रीनविच से पूरे देश का, पूरे विश्व का समय नापा जाता है। तो ग्रीनविच कहाँ है? लंदन यानी ब्रिटेन में। तो उसकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो घूमने की स्थिति देखेंगे तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस हिसाब से उसके मतलब जो अन्य देश हैं उनकी स्थिति के हिसाब से उनका समय पीछे होगा, उनका समय ग्रीनविच के आगे होगा। क्या कह रहे हैं? अतः भी पृथ्वी पश्चिम से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, हाँ ठीक है, जो पृथ्वी जो ग्रीनविच मतलब पृथ्वी पर जो स्थान पूर्व की ओर है ग्रीनविच के, वहाँ पर समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा ना, आगे यानी कि उधर अलग वक्त होगा, ठीक है, उनका समय पीछे होगा। हाँ क्या कह रहे हैं? तथा जो बीच में आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका ग्रीनविच के समय के आगे समय होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पृथ्वी मतलब चित्र 2.8 समय की अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे तो ग्रीनविच में 15 डिग्री घूमने में समय हुआ 15 गुणा 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह की 11 बजे होंगी। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ग्रीनविच की ठीक विपरीत जो मतलब दिश होगा, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए 0 याम उत्तर जो इधर जो दिख रहा है, तो यहाँ इसकी बिल्कुल विपरीत उस साइड में जो दिश होगा ये इसको ग्रीनविच माना जाए, तो उसकी उस साइड में 180 की होगा, तो वही वहाँ दोस्तों रात होगी और ग्रीनविच पर दिन होगा, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं। हो गया ये सब दोस्तों। आगे क्या कह रहे थे, किसी भी स्थान की जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा वो दोपहर की उस समय घड़ी में दिन की 12 बजे होंगे। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए समय देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो ये कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं, घड़ी में भी वही सिस्टम पैदा कर दिया जाता है, मतलब बना दिया जाता है ताकि घड़ी सही समय बताए। किसी स्थान के जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, यानी कि जब सबसे ज़्यादा मतलब सूर्य ऊपर होगा ना आकाश में, तो उस समय घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय स्थान का स्थानीय समय होगा। तो ये कोई खास जानकारी नहीं थी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इस क्या बात कह रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरने वाला द्वारका असम डिब्रूगढ़ की साथ डिब्रूगढ़ क्या कह रहे हैं डिब्रूगढ़ की स्थानीय समय से लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए अब आवश्यक है कि देश के समय भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर की स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा की स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 सही 1/2 पूर्व 82 यानी कि 82 डिग्री 30 डिग्री है ना, पूर्व को मानकर यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय समय के नाम से जाना जाता है। कबीर, तो ये दोस्तों कुछ नहीं, मतलब कबीर के बारे में बताया जा रहा है, इसकी छोड़ते हैं, कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। और ये सब दोस्तों कोई जानकारी नहीं है, आप अध्याय पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है।
तो ये इसको छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फालतू की जानकारी दोस्तों, वीडियो लंबा होता है, आप लोग परेशान होते हैं, तो अधिक लंबा वीडियो होने की वजह से आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, तो मैं फालतू का कंटेंट आपको इसमें नहीं देना चाहता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं कि क्या है कबीर, कहाँ से कहाँ आया और कहाँ जा रहा है, ठीक है। आप इसको पढ़ के अपना मतलब अनुमान लगाइए और ठीक है नॉलेज गेन करिए, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों आपको एक बार फिर धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।